नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं हमारे इस विशेष बुलेटिन में दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। अमित शाह आज अहमदाबाद में सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए के सिक्के का करेंगे विमोचन। गांधीनगर में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का करेंगे शिलान्यास। त्रिपुरा में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अहम बैठक। जेपी नड्डा और बीएल संतोष पार्टी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में लेंगे भाग। भारत ने ब्रिटेन में खोला अपना चौथा वाणिज्य दूतावास। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मैनचेस्टर में किया उद्घाटन। कहा, आपसी संपर्क सांस्कृतिक, व्यापारिक और क्रिकेट संबंधों को मिलेगी मजबूती। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते का दूसरे चरण अब तक नहीं हुआ शुरू। इजराइल ने हमास पर बंधकों को मारने का लगाया आरोप। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में होगी खिताबी भिड़ंत। टीम इंडिया की नजर तीसरी बार खिताब अपने नाम करने पर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज अहमदाबाद में आचार्य भगवंत श्री बुद्धि सागर सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए के सिक्के का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट द्वारा पुनर्मुद्रित पुस्तकों का विमोचन करेंगे। गुजरात दौरे के दौरान गृह मंत्री अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के स्वर्णिम शताब्दी समापन महोत्सव में भी भाग लेंगे। वहीं गांधीनगर में गुजरात बार काउंसिल द्वारा आयोजित नवनिबंधित अधिवक्ताओं के शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद रहेंगे। गांधीनगर में अमित शाह हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही नागरिक केंद्रित सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी हेतु गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर के मध्य समझौता ज्ञापन पर भी बात होगी। और गांधीनगर में अमित शाह शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में भी भाग लेंगे। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पार्टी ने अगरतला में विशाल सभा का आयोजन किया और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष समेत पार्टी के कई अन्य राष्ट्रीय नेता इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक सभा में भाग लेंगे। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा अन्य नेताओं के साथ सभा को संबोधित करेंगे। इन सभा का आयोजन स्वामी विवेकानंद मैदान में किया गया है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने मैनचेस्टर में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में विदेश मंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर और इंडो पैसिफिक की प्रभारी विदेश कार्यालय मंत्री कैथरीन वेस्ट भी शामिल हुईं। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय समुदाय और व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों से बातचीत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत यूके के बीच घनिष्ठ साझेदारी और मुक्त व्यापार समझौते पर जोर दिया। I would also urge you to think of this consulate as really preparing for that era. That, we are clearly anticipating a very big pickup in the relationship in the times to come. My experience is anytime I come up with a statistic, somebody corrects me with a larger number. So I came in here with a number for the size of the community, but after hearing you, I decided to keep it to myself. Because apparently the community has grown since we last assessed it. I'm very confident that the establishment of this consulate would give a fillip to the relationship.
In fact, the first time we met, the Deputy PM raised two issues, which was one the consulate, the other was the flight. संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 तथा रेलवे संशोधन विधेयक सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। बजट सत्र का पहला सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था। मुंबई के मरोल इलाके में गैस पाइपलाइन में लीकेज के कारण आग लगने से एक कार, रिक्शा और बाइक जलकर राख हो गई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। मामले में जानकारी देते हुए डीएफओ ने बताया कि हमें रात करीब 12:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। ये घटना उस स्थान पर हुई जहां बीएमसी का काम चल रहा था। यहाँ पे जेसीबी द्वारा रोड का खोदकाम का काम चालू था। उस दरमियान जो पाइपलाइन पीएनजी गैस की पाइपलाइन जा रही थी जमीन के नीचे से, उसमें कुछ रप्चर होने के कारण उसमें आग लगी थी और उसमें एक कार, एक रिक्शा और एक बाइक, इनको बहुत जास्ती नुकसान हो गया है और एक अंदर 3 आदमी जख्मी है। ऐसे यहाँ पे हमको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका हम तपास कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चीन में स्थित भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में काउंसिल जनरल प्रतीक माथुर भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान एक सिंपोजियम का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं की शक्ति और नेतृत्व क्षमता पर चर्चा की गई। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन ने गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए अरब देशों द्वारा प्रस्तावित योजना का समर्थन किया है। इस योजना का उद्देश्य फलस्तीनियों को विस्थापित किए बिना क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना है। चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान में कहा कि ये योजना गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक व्यवहारिक मार्ग दिखाती है और यदि इसे लागू किया जाता है तो गाजा में रहने वाले फलस्तीनियों के जीवन में सुधार होगा। इस चरणबद्ध योजना में मलबे को हटाने और बारूदी सुरंगों को हटाना शामिल है। उन्होंने हमास को हटाने के आह्वान का भी समर्थन किया है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते का पहला चरण कुछ दिनों पहले ही खत्म हुआ है, लेकिन दूसरे चरण का समझौता अब तक शुरू नहीं हो पाया है। गाजा से बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल के नागरिकों ने कहा कि अगर संघर्ष विराम समझौते का दूसरा चरण शुरू नहीं हुआ तो संघर्ष फिर से शुरू हो जाएगा। वहीं इजराइल ने हमास पर उन बंधकों को मारने का आरोप लगाया है जिनके बारे में हमास ने कहा था कि वे गाजा पर इजरायली सैन्य हमले में मारे गए हैं। और सर्बिया में विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों और छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पिछले साल नवंबर से जारी है, जब एक रेलवे स्टेशन की कंक्रीट की छत गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारी इस हादसे के लिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को जिम्मेदार मानते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि इस हादसे के बाद भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया गया था, जिसमें दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं हादसे के बाद सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस वुसोविक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और अमेरिका से यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी बंद होने से यूक्रेन के नागरिकों में काफी नाराजगी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी दूतावास के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रूस संघर्ष में आक्रामक है और हम चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से यूक्रेन को अमेरिकी सहायता मुहैया कराए। रूसी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने और लक्ष्यों का चयन करने के मद्देनजर यूक्रेन के लिए अमेरिकी खुफिया जानकारी काफी महत्वपूर्ण है।
इस्लामी देशों के संगठन OIC में सीरिया को दोबारा सदस्य बनाया गया है। OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद ने 12 साल के निलंबन को समाप्त करते हुए सदस्यता बहाली का फैसला किया। परिषद ने OIC महासचिव को निर्णय को लागू करने और अपने सत्र में रिपोर्ट देने का काम सौंपा है। यह कदम सीरिया द्वारा बहाली के लिए औपचारिक अनुरोध के बाद उठाया गया है। 2012 में बशरुल असद शासन के दौरान बढ़ती हिंसा के कारण OIC ने सीरिया की सदस्यता निलंबित कर दी थी। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के लिए दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार है। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग होगी। भारत अजय रहते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है। वहीं न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में भारत से ही एकमात्र हार मिली। फाइनल में दोनों ही टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और दीपाली को यही अनुमति दें। नमस्कार।